दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चन आपको हल करा दिए थे, जिसमें हिंदी भाषा, इंग्लिश, इसके अलावा रीजनिंग और आपके जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी आपको करा दिए थे। ये पार्ट 2 है और आपको पता होगा केवीएस की जो परीक्षा है लास्ट टाइम वो ऑनलाइन शिफ्ट में हुई थी, ऑनलाइन तरीके से कई सारी शिफ्ट में हुई थी 2023 में। तो उसका ये पेपर है 28 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी उसी का यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपने 40 क्वेश्चंस पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा और कोशिश करेंगे आगे से एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। हालांकि प्रयास इसी में था बट टेक्निकली वो वीडियो कट हो गया। ठीक है, आगे से आपको एक एक वीडियो में आपको ये सारे पेपर हल कराने का पूरा प्रयास है, इसलिए इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो जुड़ जाइए अभी से और प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करिए, उससे समझिए कि कहां से प्रश्न पूछे गए थे। यहां तक हमने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था, कंप्यूटर से क्वेश्चन था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। कहा जा रहा है विकास का संबंध केवल मात्रात्मक परिवर्तन से है। देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है जो आया था ऑनलाइन में, और इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट हाँ पढ़ने में होगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर साफ नहीं पढ़ने में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 41 और कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। विकास का संबंध केवल मात्रात्मक परिवर्तन से है। देखिए विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही आता है तो ये गलत हो गया। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वृद्धि और विकास बिल्कुल साथ साथ हो, एक ही पैटर्न में हो। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, नहीं, वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से होता है जिसको आप माप सकें। जैसे बच्चे की जो है शारीरिक लंबाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों का विकास जिनको आप माप सकते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये एकदम सही है। तो 41वें प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर शैशवावस्था की अनुमानित अवधि क्या है। 60 क्वेश्चन थे समथिंग, लगभग 60 क्वेश्चन थे पेडागोजी के। पेडागोजी मतलब हम एक शब्द यूज कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सेक्शन में दिया गया था। कंप्लीट यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शैशवावस्था की अनुमानित आयु क्या है, प्रश्न संख्या 42, तो यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, देखिएगा स्टेटमेंट दिया गया है निम्नांकित को पढ़िए। ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित ये अवस्थाएं हैं। आपको पहचानना है कि ये जो विशेषताएं हैं 3, ये किस अवस्था की है। यही कह रहा है उपर्युक्त के आधार पर बालक विकास के किस चरण में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 जो भी हो, और यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये सही से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं। बाकी अगर कोई सुझाव कोई गलती होती है तो जरूर आप बताइएगा। इस प्रश्न के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व या दैहिक स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा किस अवस्था में सीखता है। अगर आप ये जानते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या है 43, एक बार फिर से हम इसको आपको दिखा दें, सभी विकल्प आपको क्लियर दिख रहे होंगे। 43वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा इस शैशवावस्था की विशेषताएं दी गई हैं जिसमें बच्चा दैहिक स्थायित्व सीख रहा है, चीजों व्यक्तियों और घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है, अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को नकल करता है, यानी बच्चा यहाँ पर अनुकरण कर रहा है। तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा पहली अवस्था में, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि कौशल और अवधारणाएं विकसित होती हैं। यानी आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बुद्धि कौशल और अवधारणाएं ये किस अवस्था में विकसित होती हैं, किस अवस्था में डेवलप होती हैं। तो प्रश्न संख्या 44 उत्तर होगा ये विशेषता है किशोरावस्था की। 45वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। कहा जा रहा है समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण है। समंजन मीन्स एकमेंडेशन। 2-3 चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, आप पढ़ते हैं समंजन, आत्मसातकरण, है ना, और एक और आप पढ़ते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, जिसके ये 2 भाग हैं, आत्मसातकरण और आपका ये समायोजन। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट पहचानना है आपको क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से, जी नहीं,
समंजन का मतलब होता है जानकारी। जैसे स्कीमा आप पढ़ते हैं, ये स्कीमा का मतलब क्या होता है? जानकारी जो होती है, जिसका संग्रह आप करते हैं, सीखते हैं जो, ठीक है। स्कीमा में ही एक संरचित कह सकते हैं प्रक्रम होता है, पूरा कह सकते हैं जो भी आप सीखते हैं वो स्कीमा के अंदर ही होता है। तो स्कीमा में जब हम कोई बदलाव करते हैं, चीजों को ऐड करने के साथ साथ उसमें जब हम कोई बदलाव करते हैं तो वो कहलाता है एकमेंडेशन, ठीक है। तो यहां पर अवशोषण कह रहा है तो ये गलत हो गया। आत्मसातीकरण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पल्लवन से नहीं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है जानकारी में चीजों को ऐड करना, स्कीमा में चीजों को ऐड करना। स्कीमा क्या है? तो ये एक मानसिक संरचना या ढांचा है जो हमें दुनिया को समझने और जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। जैसे आप देखते हैं कि ये डॉग है, कुत्ता है, तो इसका स्कीमा आपके माइंड में बना है। इसलिए जैसे ही आपके सामने कोई कहता है डॉग, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि डॉग कुछ ऐसा होगा, 4 पैर होंगे, ठीक है, भूरा, काला या लाल आपको दिखता होगा, पीला, जो भी कलर के आपने देखे हो, व्हाइट। तो यहाँ पर इस आत्मसातीकरण के बारे में जो चीजें दी गई हैं गलत है, और दोनों एक समान नहीं है। एक में जानकारी को ऐड करते हैं और एक में हम संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं। ऐड करने को हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, और बदलाव को हम कहते हैं समायोजन या समंजन। तो ये तीनों गलत है। उत्तर होगा चौथा। साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयु समूह के बालकों में सही या गलत का भाव प्रबल होता है? यानी किस अवस्था की ये विशेषता है जिसमें बच्चे सही और गलत को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं? ये आपका रहा प्रश्न संख्या 46, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 से 11 वर्ष। ये ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से यही है कि 9 वर्ष का जब बच्चा होता है और 10-11 वर्ष में तो लगभग वो सही गलत का भाव जो है समझ जाता है। 5 से 8 वर्ष में उसको कोई बेवकूफ बना सकता है, नहीं समझ पाएगा उतना, लेकिन 9 से 11 वर्ष में ये भाव प्रबल आ जाता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। 47 है यहाँ पर, बालकों में आत्मसम्मान। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, जो लोग बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेंटिमेंट ऑफ सेल्फ रिगार्ड अमंग चिल्ड्रन, व्हाट द टीचर शुड नॉट डू। बालकों में आत्मसम्मान और आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करना है तो अध्यापक क्या ना करे? नॉट डू, तो आपने पहचान लिया होगा, यहां पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये नहीं करना है। हम बालकों को, बच्चे को प्रतिबंधित नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, बाउंड नहीं करते। प्रोत्साहित करना सही है, प्रेम स्नेह दीजिए सही है, सम्मान दर्शाइए सही है, प्रतिबंधित करना यहाँ पर नेगेटिव है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिएगा हिंदी में इधर लिखा हुआ है, निम्नांकित में से क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? तो संवेग क्या होता है? संवेग का संबंध आपका होता है मूल प्रवृत्ति से, ठीक है, और मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपने पढ़ी होगी, मैकडूगल के अनुसार बताई गई है। अब बात करें यहाँ पर गलत कथन कौन सा है संवेग के बारे में? क्वेश्चन नंबर आपका है 48, आंसर कीजिएगा। संवेग मीन्स क्या है? अगर हम इंग्लिश में बताएं तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है इमोशन, ठीक है। इमोशन क्या है? इमोशन का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 48, जो भी लोग आंसर यहाँ पर तीसरा कर रहे हैं कि स्वतंत्र होता है दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से, ये गलत है। स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि संबंधित होता है, ठीक है। इसका साहचर्य कतिपय मूलभूत प्रवृत्ति से होता है, ये विशेषता है। भावनाओं की प्रबलता प्रदर्शित होती है, विशेषता है। प्रत्यक्षण के फलस्वरूप, प्रत्यक्षण मतलब आपने देखा किसी को, ठीक है, कोई बहुत परेशान है तो आप उसके प्रति दुख प्रकट करते हैं, देख करके ही ना। आप देख रहे हैं कि किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसको जॉब मिल गई, तो आप थोड़ा सा हो सकता है खुश हो। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनसे ईर्ष्या करें या तो खुश हो। यही क्या है? संवेग है, भावना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। इसलिए यहाँ पर पूछ क्या रहा था? विशेषता नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा था, और गलत यही है कि स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र नहीं होता है, संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मोहन जो है किसी
समकक्षीय समूह का सदस्य है। देख लीजिए, मोहन इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ पीयर ग्रुप एंड हैज डेवलप्ड एन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड फैमिली मेंबर्स। इट इज एन आउटकम ऑफ। मोहन किसी समकक्षी समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता और की अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है। किसका परिणाम है? देखिए, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है उसमें प्रथम भूमिका किसकी होती है? सामाजिकरण में प्रथम भूमिका होती है परिवार की, ठीक है। और दूसरे में आपके आ जाते हैं, द्वितीय कारक जो होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं आपका विद्यालय, पास पड़ोस, समकक्षी वर्ग। पास पड़ोस, पास पड़ोस का मतलब क्या हुआ? सहयोगी, आपके मित्र। तो यहाँ पर ये कह रहा है मोहन क्या है? समकक्षी समूह का सदस्य है। समकक्षी सदस्य किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय सामाजिकरण, ठीक है। निम्नांकित में से किसका परिणाम है? ये द्वितीय सामाजिकरण है, समकक्षी समूह, क्योंकि परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता और अभिवृत्ति का व्यवहार विकसित हो गया है। तो ये द्वितीय सामाजिक, पहला नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग प्राथमिक सोच रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो परिवार से चीजों को सीख रहा है। मोहन किसका सदस्य है? समकक्षी समूह, ठीक है। समकक्षी समूह जो है ये द्वितीय सामाजिकरण है, यहीं से बच्चा चीजों को सीख रहा है। अगर ये कहता कि मोहन किसी परिवार का सदस्य है, ठीक है, परिवार का सदस्य, तो प्राथमिक होता। तो 49वें प्रश्न में 49 में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के समय आरंभ होता है, यानी जैविक, यानी आपका जब जन्म होगा तभी जीवन आरंभ होगा। विधितः जीवन का शुभारंभ गर्भाधान के समय होगा, ये तो संभव नहीं है। विदिता का मतलब लीगली, तो लीगली आपका जन्म कब माना जाएगा? जब आप पृथ्वी पर आ जाएंगे, ना कि गर्भाधान से आपको लीगल मान लिया जाएगा, है ना। नाम वगैरह भी आपका पृथ्वी पर आने के बाद ही आपका नाम और पहचान सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो भी हो और आंसर आपका क्या होगा? जैविक दृष्टि से जीवन जो है गर्भाधान के समय आरंभ होता है। विधिता लीगली कब होता है? जब जन्म हो जाता है। एक बार जूम कर दें और आप सभी विकल्पों को देख लें। सही कथन आपको पहचानना था, तो ये गलत हो गया, यानी बी जिस ऑप्शन में है वो गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं 2, ए, सी और डी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी और डी। सी और डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अर्थात जीवन गर्भाधान के समय आरंभ होता है जैविक दृष्टि से, विधिता लीगली कब होता है? जब जन्म हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्रिएटिव थिंकिंग कैन नॉट बी अ क्लोज्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज नॉट यूनिवर्सल, सृजनात्मक अभिव्यक्ति हर्ष और संतोष का स्रोत है। गलत कथन पूछ रहा है 51, गलत कथन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सृजनात्मकता सार्वभौमिक नहीं होती, यही कथन गलत है, क्योंकि सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स्ड कुछ गिने चुने लोगों में ही ये गुण पाया जाता है। गिने चुने लोग ही जो है कह सकते हैं सिर्फ सृजनात्मक होते हैं, ऐसा नहीं, ये यूनिवर्सल होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज अमंग आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यहाँ पर कई बार प्रश्न को पढ़ने में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स क्या? समाज। इसको आप डेमोक्रेटिक कह सकते हैं देश, देश को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को हम कहते हैं सरकार। तो डेमोक्रेटिक सरकार एक होती है ना, तो सरकार यहाँ पर मत समझिएगा, सोसाइटी है। आपकी दृष्टि में निम्नांकित में से लोकतांत्रिक समाज का आदर्श क्या है? शक्तिशाली नेतृत्व नहीं, आज्ञाकारी अध्यात्मवृत्ति यानी फेलोशिप ये भी नहीं। देखिए, समाज का आदर्श ये है कि जो बुजुर्ग है उनका आप सम्मान करें, यही लोकतांत्रिक समाज का आदर्श है, आइडियल है। यहाँ पर नेता के मत पर विश्वास नहीं होगा। लोकतांत्रिक अगर आपसे यहाँ पर सरकार कहता, देश कहता, कंट्री कहता,
तो आप सोचते हैं कि हाँ शक्तिशाली नेतृत्व है तो ये हो सकता है कि इसका गुण हो, लेकिन यहाँ पर आपसे समाज पूछ रहा है। लोकतांत्रिक समाज का मतलब ये है कि आप प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। 53वां प्रश्न, निम्नांकित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है? बताइए। नूतन अधिगम यानी नया अधिगम और भूतकालिक अधिगम का प्रयोग, इसके इंग्लिश में देख लीजिए, न्यू लर्निंग एंड यूज ऑफ पास्ट लर्निंग, मीटिंग द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, मेकिंग साउंड एथिकल जजमेंट एंड मोरल डिसीजंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाई हर या हिम। तो परीक्षण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर आपका था यहाँ पर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अधिगमकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान। इस जैसे बच्चा कुछ सीख रहा है, अधिगम करता है, वो सीख रहा है, उसके बीच कोई समस्या आ गई, तो समस्या के बीच में आप परीक्षण थोड़ी करने लगेंगे। ठीक है, मापन का परीक्षण क्या है? परीक्षण से क्या होता है? आप उसमें अधिगम का प्रयोग कर सकते हैं, स्थिति की मांगों को पूरा कर सकते हैं, नैतिक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बच्चा कुछ सीख रहा है, आप उसका सीखने का बीच में जो समस्या आ रही है उसका परीक्षण थोड़ी करेंगे। सीख लेगा जब बच्चा, समस्या समाधान कर लेगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका आप परीक्षण कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता। किस बौद्धिक योग्यता? तो जो समस्या आ रही है, अधिगमकर्ता के समक्ष जो समस्या आ रही है उनका परीक्षण नहीं हो सकता। 54 देखिएगा, उत्तम स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः निम्नांकित में से किसका अर्जन शामिल है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल, राष्ट्र के लिए अपेक्षित कौशल, यहाँ पर सब सही लग रहे होंगे, लेकिन एक यहाँ पर शब्द है जीवन कौशल। जीवन कौशल का मतलब क्या होता है? जीवन जीने के लिए जो कौशल होते हैं। ठीक है, तो आप टीचर होने के नाते यही चुनेंगे। विषयों का ज्ञान जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है जीवन जीने के लिए कौशल। बालकों के विकास पर आप ध्यान देंगे जिसमें जीवन कौशल शामिल हो। ठीक है, वैसे सारे सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ABCD चारों सही लगाएं, तो एक ही आपको चुनना है, तो उत्तर हो जाएगा जीवन कौशल, जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल। गरिमा नामक छात्रा अन्य व्यक्तियों की नकल करने लगती है और प्रतिवर्त क्रियाओं से जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। पियाजे के अनुसार किस चरण में है वो? नकल कर रही है। नकल करके सीखना किस अवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 55। अनुकरण करके सीखना ये संवेदी प्रेरक चरण जो होता है उसी की विशेषता है। पाठ्यचर्या निर्माण में जीवन केंद्रित उपागम डैश सिद्धांत की उपेक्षा करता है। उपेक्षा मतलब किसको? ध्यान नहीं रखता, इग्नोर करता है। अगर पाठ्यचर्या का आप निर्माण कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, आप सिलेबस बना रहे हैं, तो जरूरी है उसमें क्या क्या चीजें हों। जानने के लिए अधिगम हो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, करने के लिए हो, साथ रहने के लिए हो। समस्या समाधान की बात ये नहीं करता है। ठीक है, इसकी उपेक्षा करता है पाठ्यचर्या। तो 56 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। Which one of the following is an examples of assessment for learning? Assessment for यानी के लिए अधिगम। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अधिगम जो किया जा रहा है, यानी असेसमेंट जो किया जा रहा है, अधिगम के लिए किया जा रहा है? छात्रवृत्ति परीक्षा से संभव है कि आप सीखे कुछ। छात्रवृत्ति परीक्षा से तो आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल सकती है, ईयरली से भी नहीं होगा। आपको जो होमवर्क दिया गया है ना, उसका आकलन किया जाता है सीखने के लिए, अधिगम के लिए। तो आपको होमवर्क दिया गया, उसका आकलन किया गया, फिर देखा गया कि क्या कमी है उसमें, उसको सुधार किया गया, यानी अधिगम के लिए आकलन जो है ये होमवर्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। MLL का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम का न्यूनतम स्तर, ये क्यों लाया गया था? न्यूनतम स्तर यानी कम से कम बच्चा
सीखे, है ना। मिनिमम लेवल, कम से कम न्यूनतम स्तर तक जाकर के सीखे, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लाया गया था। 59 देखिएगा, अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका कौन सी नहीं? सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना, ठीक है, ये दोनों बातें सही है। विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए कहना, पूछ क्या रहा है, अध्यापक की भूमिका। केवीएस ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें ये चीज मेंशन था, ठीक है, रोल ऑफ टीचर, यानी अध्यापक की क्या भूमिका है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या अध्यापक की भूमिका नहीं है। तो अध्यापक का काम क्या है, सुविधादाता, सुगम करता, चीजों को आप पहुंचाएं बच्चों तक सकारात्मक तरीके से, विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करें, ठीक है, और क्या नहीं करना है आपको, तो आपको यहाँ पर विद्यार्थियों को स्वयं, अब यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं कर रहा है, क्वेश्चन में ही ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन, तो ये स्वयं कर रहा है, तो इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं है, तो यही आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60, एक प्रभावी अध्यापक, फिर से अध्यापक की भूमिका से क्वेश्चन है, अपनी कक्षा को अच्छी तरह संभालता है। चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप ऑल ऑफ द अबव लगाएं, तो क्या चुनेंगे आप, इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी अध्यापक अपनी कक्षा को अच्छी तरह संभालता है, विषय को भली भांति जानता है, विद्यार्थियों को स्वयं, तो यहाँ पर आपका एनसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा लर्निंग बाय डूइंग, जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, वो अध्यापक ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। 61वां प्रश्न है, संरचनावाद में निम्नलिखित में से किस आकलनकारी नीति को नहीं अपनाया जाता है? Which one of the following is not an assessment strategy employed in constructivism? ओरल डिस्कशन यानी मौखिक चर्चा, मनोदशा, इकाई या फिर हस्तक्रिया। संरचनावाद जो है ये हस्तक्रियाओं को बढ़ावा देता है, मनोदशा चित्रण को, और मौखिक डिस्कशन यानी चर्चा, इकाई परीक्षण को यहाँ पर नहीं अपनाया जाता। तीसरा सही हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा रुक गया है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्यारा सा, जो भी आपको सजेशन देना हो, जैसी भी आपको क्लास लगी हो, उसके बारे में आप एक छोटा सा कमेंट लिखिएगा। सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और रिप्लाई देने का भी प्रयास करते हैं। कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन देकर के पूछा गया है, और जो भी लोग इस प्रश्न का आंसर तीसरा लगा रहे हैं उनका सही है, क्योंकि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की ही बात की गई हो, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो शैक्षिक पक्ष, इसके अलावा सह शैक्षिक पक्ष जो एक्टिविटी होती है उनको भी साथ में कंसीडर किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाए, है ना। मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं हो? बताइए, कौन सा प्रतिबंध लगा देंगे निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं हो? देखिए, उत्तर की गंभीरता, क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर की गंभीरता जो है ये इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लगा देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। गंभीरता कैसे आप जानेंगे, कैसे उसका आकलन करेंगे कितना गंभीर है? अवधि तो आपको पता चल जाएगी, विषय वस्तु आप पढ़ करके देख लेंगे, निबंधात्मक प्रश्न है, उत्तर की लंबाई 4 पेज में है, 5 पेज में आप देख करके जान जाएंगे कि हाँ बंदे ने पढ़ा है तभी लिखा हुआ है, कुछ भी कहानी नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? इमीडिएट एवेल्युएशन, मूल्यांकन की संभावना, तत्काल उपागम की संभावना, पारस्परिक क्रिया संभावना, समान सहभागिता। आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं,
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किस चीज का ध्यान रखेंगे अनिवार्य? एक ही चुनना है, हो सकता है आप चारों चीजों को ध्यान में रखना चाह रहे हो, चारों में बेस्ट कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखें बच्चा इंटरेक्शन कर पाए। ऐसा ना आप समूह भी बना रहे हैं, ग्रुप में 10 लोगों को ले रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं, किसी से किसी को मतलब ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। मूल्यांकन जरूरी नहीं है कि तुरंत हो, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि पारस्परिक क्रिया हो, इंटरेक्शन हो, आपस में लोग बातचीत करें। बातचीत का मतलब फालतू की नहीं बातचीत कि आईपीएल में किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, कौन सा किस खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस टीम से, ये सब नहीं, अधिगम से संबंधित हो इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। इकाई योजना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती? जो आपका यूनिट प्लान होता है उससे पूछा जा रहा है कि कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती। बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं, बस ऑप्शंस के फॉर्म में है, थोड़ा सा लगने लगता है कठिन। इकाई योजना का मतलब क्या है? किसी विषय की इकाई के लिए तैयार की जाने वाली पाठ्य योजना। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाएगा, कितने समय तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इकाई परीक्षण नहीं होता है, टेस्ट नहीं होते हैं, यूनिट टेस्ट नहीं होते हैं इकाई योजना में। संकल्पनाएं होती हैं बड़ी छोटी, पीरियड की संख्या आप डिसाइड कर लेते हैं कितने घंटे में हम पढ़ा लेंगे, और कार्यनीति आप बना लेते हैं यूनिट वाइज जो है, मेथड और स्ट्रेटेजीज। इकाई परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं होता। काफी चीजें आप नहीं सीखेंगे यहाँ से, नया सीखना जरूरी है ना। क्या कहें इस पे, विच वन इज नॉट अ बेसिक क्वालिटी ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट? जो सक्रिय छात्र होगा उसकी विशेषता क्या नहीं होगी? सक्रिय छात्र होगा तो प्रश्न तो पूछेगा, ये विशेषता है, सक्रिय रूप से सभी में भाग लेगा, सक्रिय छात्र है तो भाग लेगा ही, पार्टिसिपेट करेगा ही, बार बार स्वेच्छा से जो है कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी सही है। लेकिन बोलने से पहले वो सोचेगा नहीं इतना कि घंटा भर सोचे, दिमाग में विचार लाए, प्रश्न पैदा करे, तो ये विशेषता नहीं है सक्रिय छात्र की। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, 67वां प्रश्न है, एक अध्यापक खराब संतोषजनक, देखिए जब आप टीचर हैं, आपके सामने बच्चा लाता है कॉपी कुछ वर्क करके, तो आप क्या लिखते हैं? गुड, फेयर, और वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से। ये किस उपकरण के अंतर्गत आते हैं? ये जांच सूची है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, प्रश्न देखिए प्रश्नावली तो है नहीं, पोर्टफोलियो में समस्त लेखा जो जोखा होता है, तो 67वें प्रश्न में उत्तर होगा ये रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। अगला प्रश्न देखिए, एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों से अधिक सहयोग होता है, स्थिति अधिकांशतः अनौपचारिक होती है, अध्यापक का प्रभुत्व कम होता है, एकल कक्षीय मोनोग्रेड टीचिंग सिचुएशन के अंतर्गत बताइए। सही कथन पूछ रहा है, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है, कथन सही है। अनौपचारिक नहीं होता है बल्कि औपचारिक होता है, अध्यापक का रोल यहाँ पर कह रहा है कम होता है, तो ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ विद्यार्थियों का ही सहयोग हो एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति में। अगला दिखेगा 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्यों? यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं। Which of the following statement is not true? Self-assessment helps student to reflect on their own learning. स्व आकलन छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है। क्या ये कथन सही है? बताइए। सेल्फ असेसमेंट, अगर सेल्फ आप खुद ही अपना आकलन कर रहे हैं
तो स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता नहीं करेगा। आप अपने आप बेईमानी भी तो कर सकते हैं, है ना? सही नहीं है। स्व आकलन छात्रों को उनके स्व अधिगम, अच्छा प्रकाश डालने में कह रहा है। देखिए स्व आकलन, आप खुद का आकलन कर रहे हैं और स्वयं के अधिगम पर आप अपने आप का आकलन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गलती है, तो आप उसको सुधारेंगे, अर्थात ये तो बात सही है। स्व आकलन छात्रों की सह संज्ञान कौशल में विकसित करने में सहायता करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, आत्मनिर्भर, आप खुद सुन रहे हैं, खुद जैसे आपने कुछ याद किया, कुछ कॉन्सेप्ट समझा और फिर खुद ही आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये भी सही है, आत्मनिर्भर। पारस्परिक क्रिया यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि स्व आकलन है, आप खुद कर रहे हैं, तो पारस्परिक क्रिया के माध्यम से जो शब्द दिया गया ये गलत है और आपसे पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहन करके आता है तो क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आओ, या फिर कक्षा में ना आने को कहें? क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्यतः समावेशी शिक्षा का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू बालिका और शिक्षा, दिव्यांगजन विद्यार्थी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। वैसे समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर के चलना, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या अपंग हो। सामान्य बच्चे को तो आप साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में दिव्यांगजन विद्यार्थियों को भी आप साथ लेकर के चल रहे हैं। तो दिव्यांगजन विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दिया है आयोग ने। अगला प्रश्न देखिएगा, 72, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, संज्ञात्मक संज्ञानात्मक व्यवहारगत और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। देखिए मानसिक स्वस्थ, मेंटल हेल्थ। और अगर आपको केवीएस के नोट्स लेने हैं पेडागोजी के, तो ऊपर नंबर चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, मिनिमम चार्जेस में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञात्मक, व्यवहारात्मक या व्यवहारात्मक संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप चीजों को समझ पाए, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए, संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित हो, व्यवहार आपका ठीक अच्छा हो, चीजों को आप समझ पाए। संज्ञानात्मक मतलब आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका हो गया। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक रोग से संबंधित है? रेडियोथेरेपी आई थिंक कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। 73 में आपका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक और व्यवहारगत थेरेपी, ये मानसिक रोग से संबंधित है। 74वां प्रश्न है यहाँ पर, अधिगम के संबंध में सामुदायिक केंद्रों का क्या लाभ है? सामाजिकरण, उत्तेजना, व्यवहारात्मक बदलाव, नैसर्गिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। सामुदायिक केंद्र, यहाँ पर सामुदायिक केंद्रों से सामाजिकरण होता है, ना कि उत्तेजना, ना कि नैसर्गिक अधिगम, व्यवहारात्मक बदलाव। अगला देखिएगा, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? पुस्तक पढ़ने में असमर्थ, पढ़ने से संबंधित नहीं होता है, ये संख्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, अनेबल टू रिकॉग्नाइज द नंबर्स, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 76 देखिएगा, माइक्रो सेफेली का मतलब क्या है? सेफेली का मतलब यहाँ पर शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, माइक्रो मतलब क्या? छोटा, सेफेली मतलब सर। सेफेलोकॉडल पढ़े हैं तो छोटे आकार का सिर जिसका होता है उसको हम माइक्रोसेफेली कहते हैं।
बालकों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आत्मनिर्भर भारत, दीक्षा, मनोदर्पण या फिर सहयोग? उत्तर हो जाएगा मनोदर्पण। मनोदर्पण जो है MOE शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी। जब कोविड-19 समाप्त हुआ, उसके बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुरू किया गया था ये। इसका उद्देश्य क्या था? छात्र और उनके परिवारों, शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। कार्यक्रम का नाम मनोदर्पण। विद्यालयों में पेशेवर स्वास्थ्य परामर्शदाता में क्या गुण होने चाहिए? अगर विद्यालय में कोई स्वास्थ्य परामर्शदाता है, काउंसलर हैं, हेल्थ काउंसलर, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को चीजें बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो जरूरी है, संवेग तो जरूरी है ही, सहानुभूति भी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है परानुभूति। परानुभूति यानी एम्पैथी। दो चीजें होती हैं, एक सिंपैथी, सहानुभूति। आप देखते हैं कि कुछ अगर नेगेटिव कुछ होता है, ठीक है, किसी की डेथ होती है तो कहते हैं वहां पर गए उनके वहां और हमने सहानुभूति व्यक्त की। दो अलग अलग चीजें, सिंपैथी और एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब उसके जैसा फील करना कि हाँ हम भी आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं परानुभूति, एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी। तो अगर कोई हेल्थ काउंसलर है तो जरूरी है परानुभूति, दूसरे की फीलिंग को वो समझ पाए, उसी को हम कहते हैं परानुभूति। किसी ऐसे अनुभव का होना जो पूर्व परिभाषित ना हो, जिसको परिभाषित ना किया जा सके। अनुभूति क्या होता है, सहानुभूति क्या होता है, आप एहसास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वलीनता नामक विकार किस प्रकार का है? स्वलीनता जो है ये संबंधित है बौद्धिक अशक्तता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, विद्यालयों में शैक्षिक परामर्श और मार्ग निर्देशन का क्या लाभ है? एजुकेशनल काउंसलिंग और गाइडेंस। व्यवसाय को दिशा दिखाता है, शैक्षिक उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, अच्छे निर्णय के लिए विश्वास में वृद्धि करता है, रोजगार पाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर है 80, उत्तर हो जाएगा अच्छे निर्णय लेने के लिए विश्वास में वृद्धि करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सामने वाला अगर आपको कुछ बता रहा है, निर्देश दे रहा है, परामर्श दे रहा है, तो जैसे आपका मन है 12th के बाद आपको कंफ्यूजन होता है ना कि ग्रेजुएशन करें, मतलब BSc करें, बीटेक करें, BBA करें, तो अगर आपको परामर्श मिल जाता है विद्यालय के माध्यम से तो आप थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि हाँ सामने वाला अगर कह रहा है तो कुछ सोच समझ करके अपने अनुभव से कह रहा होगा और उसकी बात का आप पर काफी प्रभाव पड़ता है। आप निर्णय लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज सही है। 81 देखिएगा, नेतृत्वशील कौन सा अच्छा है? तीसरी बार चुनाव जीतते हैं, आयकर प्रपत्र भरने में सहायता कर रहे हैं, स्कूल समय पर आते हैं, रोज पढ़ाने को समझाने में सफल रहते हैं, भोजन साझा करते हैं। सबसे अच्छा विशेषता जो है तीसरे ऑप्शन में है। चुनाव जीतने से बच्चों का क्या फायदा है? इससे भी कोई फायदा नहीं है, भोजन से भी नहीं। जरूरी यह है कि सभी शिक्षक साथियों को स्कूल समय पर आने और रोज पढ़ाने को समझाने में सफल रहते हैं, ये एक अच्छा नेतृत्वशील है। यानी एक तरीके से अगर आप हेडमास्टर हैं यानी प्रधानाध्यापक हैं, तो जरूरी ये है कि आप अपने सभी शिक्षक साथियों को समय पर आने के लिए कहें और उसमें आप सफल हों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से एक कौन परावर्ती शिक्षक है, रिफ्लेक्टिव टीचर? श्रीमती पा कभी विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत मुद्दों की चर्चा नहीं करती।
परिवर्तन लाने हेतु साझा करती हैं, डीएलएड कोर्स के किस्से साझा करने की शौकीन है, लगातार उनके अभिभावकों की कठिन जिंदगी का हवाला देकर के उन्हें ठीक से पढ़ने की सलाह देती हैं। अच्छे शिक्षक की विशेषता आपको पहचाननी है, जो कि है व्यक्तिगत मुद्दे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए साझा कर रही हैं। जरूरत है तो आप व्यक्तिगत मुद्दों को भी साझा करिए, लेकिन उससे सामने वाले के बच्चे, यानी सामने वाला जो है बच्चा है, जो भी पढ़ रहा है, जो भी सीख रहा है, उसमें कुछ पॉजिटिव परिवर्तन हो, है ना। तो परिवर्तन लाने के लिए आप साझा कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं? अस्थायी परिवर्तन मतलब कुछ देर के लिए। एक वह जो अपनी कक्षा में अति सख्त रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब बच्चे बहुत डरते हैं टीचर को कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, अगर ऐसा है तो बच्चे कुछ समय के लिए चीज़ों को सीख जाएँगे, फिर हो सकता है भूल जाएँ जब आप चले जाएँ वहाँ से, है ना? मान लिया आपके 2 साल के लिए कहीं आपकी अपॉइंटमेंट हुई है और आप वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रह रहे हैं, तो 2 साल तक बच्चा आपके डर की वजह से चीज़ों को सीखेगा, 2 साल बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो 2 साल के बाद आपके चले जाने के बाद, ठीक है, जब तक वो सीख रहा है, स्टडी कर रहा है उस विद्यालय में, आपकी चीज़ों को फ़ॉलो करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो जब तक आप हैं, सामने हैं या विद्यालय में मौजूद हो, तभी तक उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं कौन से शिक्षक? जो स्ट्रिक्ट रहते हैं, वही सफल रहते हैं। अगला है यहाँ पर, विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण व्यवहार को किस तरह बदला जा सकता है? अगर बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, एरेंट बिहेवियर कर रहा है, तो कड़े नियम से तो नहीं होगा या पुस्तक पढ़वाने से नहीं होगा, जरूरी होगा कि आप चर्चा करें उस पर सतत रूप से एक-एक करके। 4 प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने अपने लक्ष्य नीचे लिखे रूप में निर्धारित किए हैं, आप किसे सर्वाधिक पसंद करेंगे? मुरली पढ़ाने से पहले 100% उपस्थित सुनिश्चित करते हैं। मुर्गन पढ़ाने से पूर्व सुनिश्चित करते हैं कि सभी विद्यार्थी भली भांति आराम से बैठे हैं। देखिए, उपस्थित ज़्यादा ज़रूरी है या आराम से बच्चे बैठ गए हैं क्लास में, वो ज़रूरी है, या फिर दुआ सुनिश्चित कर रही हैं कि बच्चे अच्छे से ड्रेस में आए हैं, पाठ्य पुस्तक लाए हैं। 4 टीचर हैं, 4 अपना-अपना काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से आंसर चुनिए, बट आंसर आपने तो चुन लिया है। जो आयोग, जो केवीएस, सीबीएसई जो परीक्षा कराई है, वो सबसे बेस्ट मानी है कि बच्चे जो है कंफर्ट रूप से बैठे हुए हैं। बैठे हुए का मतलब ये है कि वातावरण का यहाँ पर रोल है। अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो ड्रेस का क्या करना है ना? तो ड्रेस जरूरी नहीं है। यानी आप ठीक तरीके से कंफर्ट रूप में बैठे हों, साफ सफाई हो वहाँ पर। श्री मुर्गन पढ़ाने से पूर्व सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी भली भांति आराम से बैठे हैं। ये सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है, इसीलिए 2 इसका उत्तर हो। एक स्कूल की योजना विकसित करने हेतु किसकी सलाह लेनी चाहिए? प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रबंधन समिति, स्टाफ के सभी सदस्य, सभी छात्र। स्कूल की योजना विकसित करनी है तो यहाँ पर छात्र की नहीं, स्टाफ के सभी सदस्यों की नहीं, कमेटी होती है, एसएमसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसकी सलाह लेनी चाहिए। 86 हो चुका है, 87 देखिएगा। श्रीमती बनर्जी एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक स्कूल के वार्षिक कैलेंडर को लागू करने में क्यों असफल रही? छुट्टियां ज्यादा थी, शिक्षक नाराज थे, स्कूल प्रबंधन समिति के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया, दादी नानी का देहांत हो गया। अब यहाँ से आपको क्या सीखना है कि एक टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको कहते हैं स्कूल प्रबंधन समिति, इससे 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। यही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक एवं स्कूल प्रबंधन समिति के निर्देशों को नजरअंदाज किया, इसी वजह से कैलेंडर जो है वो लागू करने में वो असफल रही। अपने स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रबल बनाने के लिए किस मंच की सहायता लेंगे? मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं, शिक्षक परिषद, निकट का शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अभिभावक शिक्षक समिति। 88
88 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं जो है उनकी मदद लेंगे, मंथली इन सर्विस ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है उनकी मदद लेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रबल बनाने के लिए। दिवा स्वप्न पुस्तक स्कूल के सभी छात्रों के द्वारा पढ़ी जानी है। पुस्तक है जिसका नाम है दिवा स्वप्न। कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? प्रत्येक कक्षा का अध्यापक किसी एक छात्र को सबके लिए पढ़ने को कहेगा, एक छात्र को खड़ा कर दिया और सब लोग पढ़ लें उसके लिए, ये तो गलत है, अच्छा तरीका नहीं है। प्रत्येक छात्र को एक प्रति दे दी जाए और एक सप्ताह में पढ़ने को कहा जाए, ये तो ठीक नहीं हुआ। खाली पीरियड में कहा जाए कि भाई लाइब्रेरी में जा करके पढ़ो, या फिर सबसे अच्छा क्या है, पुस्तक के 5 पृष्ठ रोज प्रातःकालीन सभा में पढ़े जाएं। जो प्रातःकालीन सभा होती है अगर डेली पढ़े जाएं तो ये एक अच्छा अनुशासन में रह करके चीजों को सिखाने का अच्छा और सबसे अच्छा तरीका है। एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूल चल रहे हैं, दोनों में समन्वय का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? प्रिंसिपल दोनों के एक ही हो, कोई शिक्षक ना आए तो दूसरे स्कूल का शिक्षक आकर के पढ़ाए, दोनों स्कूल रोज विभिन्न मध्याह्न भोजन बनाएं और साझा करें, दोनों स्कूल अपनी अधिगम सामग्री को साझा। सब सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे दैनिक जीवन में तो ऐसा होता है, एक ही बिल्डिंग में अगर 2 स्कूल चलते हैं तो एक ही प्रधानाध्यापक होता है, ऐसा सब होता है सब। लेकिन समन्वय का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अधिगम सामग्री को साझा किया जाए दोनों स्कूल, या फिर भोजन बनाए साझा कर। अब इसका जो आंसर माना गया है क्वेश्चन नंबर 90 के लिए वो हो जाएगा आपका चौथा, दोनों स्कूल अपनी अधिगम सामग्री को साझा कर। अगला यहाँ पर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट पीई, 91 से 100 तक क्वेश्चन रहेंगे। पीई का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये पीई क्या है, खैर बता देंगे आपको। सिलेबस में चीजें जो है आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको अलग अलग 15-15 करके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में निम्न में से कौन सी स्कूल गतिविधियां सक्षम रही हैं? बताइए। 91 ही तो था। साथ साथ बैठ करके मध्याह्न भोजन करना। अगला प्रश्न देखिए, भाई समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सबको साथ लेकर के चले बिना किसी भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पर जाति और उसका कोई वही नहीं है। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, एवेल्युएशन ऑफ चाइल्ड केयर एजुकेशन, एवेल्युएशन ऑफ चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो यहाँ पर 92 में आपका सही जवाब हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। 8 वर्ष तक के बालकों के अधिगम की बुनियाद निम्न में से कौन बनाता है? ये एक नया टॉपिक था जो KVS में पूछा गया था। इस टॉपिक का ही नाम है बुनियादी साक्षरता और अंकन। ये याद करने वाली चीजें हैं, इसको आप याद करिए, नोट्स बनाइए। उत्तर होगा यहाँ पर तीसरा विकल्प 93 के लिए। 94 है यहाँ पर एकीकृत अधिगम के विचार से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 94 एकीकृत अधिगम। एकीकृत मतलब एक से अधिक चीजों को, भाषाओं को या विषय को साथ में लेकर के चलना। जैसे जल का टॉपिक है तो सभी कोणों से पढ़ाया जाए, भाषा की दृष्टि से भी, विज्ञान, समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस और गणित, ये एकीकृत अधिगम हो गया। 95 दिखेगा बाल अधिकार सुनिश्चित करने का एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 95। पीई का मतलब था पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 95 बाल अधिकार सुनिश्चित करने का एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? भैया आप शुरुआत से कहते हैं बालक क्या है? भगवान है। कुछ भी कहे वो सही है ना। तो बालक क्या है? भगवान है। बच्चे को ईश्वर का रूप मानिए, अध्यापक को पुजारी, शिक्षण अधिगम को जो सामग्री होती है वो पूजा की सामग्री या पूजा की शैली, यही सिद्धांत को मानना है। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को
प्रभावी ढंग से पढ़ाए जाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? कि केवल निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षक ही पढ़ाएं, अधिकारों के बारे में उनको बताया जाए, प्रजातांत्रिक एवं संविधात्मक रूप से व्यवहार हो, या फिर स्कॉलरशिप और अन्य लाभ दिए जाए। 96 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रजातांत्रिक संविधात्मक, जैसा है ट्रीट आप वैसा ही करिए, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तीसरा विकल्प सही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विचार किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 97, एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनपीई 1986, एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। शिक्षक मित्र के विचार को किससे प्रेरणा मिली? शिक्षक मित्र जो कहे जाते हैं शिक्षा मित्र एक तरीके से, ये प्रेरणा मिली आचार्य राममूर्ति कमेटी से। पाठ्यचर्या का नवीनतम विचार क्या है? 97 देखिए, 99 देखिएगा। पाठ्यचर्या का नवीन, देखिए वर्तमान समय, पहले क्या होता था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चीजें याद करा दी जाती थी। अब पाठ्यचर्या जो भी सिलेबस बन रहा है, चाहे वो कक्षा एक का, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शामिल है, लर्निंग बाय डूइंग शामिल है, यानी अकादमी के साथ साथ पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल है, करिकुलर एक्टिविटीज। सिर्फ गतिविधियां ही नहीं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, दोनों चीजें शामिल है। 100 देखिएगा, प्राथमिक स्कूली अधिगम स्तर पर सबसे कम बल किस पर दिया जाता है? रट्टा लगाने पे सबसे कम बल दिया जाता है। अब आ गया यहाँ पर हिंदी, ठीक है, पहले पार्ट में भी हिंदी हमने आपको कराई थी, दो बार दी गई है हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर किस आदमी के सुख को देखकर हम आनंदित होते हैं? आनंदित हम ऐसे आदमी के सुख कर देखकर होते हैं जो हमारा सुहृद हृदय संबंधी हो। तो पहला सही हो जाएगा। बहुत आसान पैराग्राफ है, ज्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट से करना है। समाज के मित्र अथवा हितकारी के सुख हम क्या अनुभव कर सकते हैं? बताइए। समाज के मित्र अथवा हितकारी के सुख से हम क्या अनुभव कर सकते हैं? आनंदित होते हैं। आनंदित हम ऐसे आदमी के सुख को देख करके होते हैं जो हमारा सुहृदय हो, हितकारी हो, है ना। तो आनंद हो जाएगा यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका 102, आनंदित, ठीक है। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम है। दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा दया आदि नामों से पुकारा जाता है। दुख ये दिया गया, दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है, व्यापक हो जाएगा। किसका अलग नाम नहीं रखा गया? ना तो कोई अलग नाम रखा गया है इसका। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है, दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका कोई अलग नाम रखा गया है। तो दूसरों को सुखी देखकर मिलने वाले आनंद का नाम अलग नहीं रखा गया है। किसको करुणा या, अच्छा हम फटाफट से बता रहे हैं, आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ टिक कर लीजिएगा। किसको करुणा या दया आदि नामों से पुकारा जाता है? करुणा दया आदि नामों से पुकारा जाता है किसको? दूसरों के दुख के परिज्ञान से, दूसरों के दुख के परिज्ञान से प्राप्त दुख। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है पैराग्राफ। कक्षा आपकी 3, 4, 5 की हिंदी एनसीईआरटी वाली पढ़नी। पुत्र का पर्यायवाची नहीं। 106 मैथ के भी क्वेश्चन है इसमें, रीजनिंग भी है। पुत्र का पर्यायवाची नहीं।
उत्पल, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। उत्पल जो है पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल जो है ये कमल का पर्यायवाची। उत्पल का मतलब कमल ही आई थिंक होता है। आप लोग बताइएगा क्या होता है उत्पल का मतलब। ध्यान मग्न जो है किस प्रकार का समास है? विशेषता तो बता नहीं रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ध्यान से मग्न या ध्यान में मग्न, क्या होगा ध्यान मग्न? कारक चिन्ह का लोप है। विग्रह करिए इसका। ध्यान में मग्न, अधिकरण में पर। तत्भव तत्सम तत्भव का असंगत। आधा अर्ध कर्ण कान आम्र आम अमूल्य अमोल। 108। कर्ण का कान समझ में आ रहा है, आम्र का आम समझ में आ रहा है, लेकिन आधा का यहाँ पर अर्ध जो दिया गया है ये गलत है। बाकी तीन सही है, ये गलत है। अर्ध नहीं, आधा का तत्सम। देखिए ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है और ये तत्भव दिया गया है। यहाँ पर क्या है, उल्टा दे दिया गया। अर्ध होता है, ऐसे लिखा जाता है अर्ध, आधा का, लेकिन आधा जो शब्द है यहाँ पर ये आपका तत्भव है। यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है ना। जो आम शब्द है ये क्या है, तत्भव है, और आम का तत्सम आम्र हो जाता है। ये तीन एक जैसे हैं, उल्टा दे दिया गया है, यही सही हो जाएगा। उल्टा तो नहीं कोई। उपकार का परोपकार विलोम है, उत्थान का पतन है, कनिष्ठ का वरिष्ठ है, लौकिक का अलौकिक है, और पूछ रहा है गलत कौन सा है। 109 में आपका आंसर हो जाएगा उपकार का परोपकार नहीं होगा। ठीक है, उपकार का परोपकार नहीं होगा, उपकार का हानि हो जाएगा, उपकार का हानि हो जाएगा। विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। बड़ा का बड़प्पन, गरीब का गरीबी, अमीर अमीरी, पहाड़ पहाड़ी। पहाड़ पहाड़ी यहाँ पर विशेषण नहीं बन रहा है, बाकी सही है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। अभीष्ट में है स्वर संधि, लघुर्म में है, इसमें संवाद में व्यंजन संधि है, संवाद। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, समधनवाद संवाद व्यंजन संधि। 112वां प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या? धोखा देना। 113, कौन सी रचना, ये जो रचनाएं दी गई हैं ये एनसीईआरटी कक्षा, याद नहीं हमको, 3 या कक्षा 4 की किताब में आपको मिल जाएंगी। जैसे ये आपकी है चिट्ठी का सफर, ये कक्षा 5 में चैप्टर है, एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 5। ठीक है, चिट्ठी का सफर आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सी रचना कहानी है यहाँ। 113वां उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नन्हा फनकार जो है ये कहानी है। राख की रस्सी रचना में लोनपोगार का चित्रण किस रूप में किया? आप सोच रहे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया हिंदी में? एनसीईआरटी कक्षा 5 की किताब में है ये। राख की रस्सी कक्षा 5 का पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर है कक्षा 5 का। और लोनपोगार का जो चित्रण है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा हाजिर जवाब के रूप में किया गया है। स्वतंत्रता की ओर नामक रचना किसकी है? सुभद्रा सेन गुप्ता की है, ये भी एनसीईआरटी कक्षा 5 में है। दान का हिसाब के आधार पर बताइए कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? ये कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, इसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। कब आऊं किसकी रचना है? शंकर, सुरेंद्र विक्रम, आर एस त्रिपाठी, सुबीर शुक्ला। आर एस त्रिपाठी की रचना है ये। बहादुर बिंतों में शेर किसान से क्या लेने आया था, ये भी चैप्टर है, चैप्टर का नाम है
बताइए। बैल लेने आया था। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। ये कहाँ से ली गई है? 119वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 119 आंसर हो जाएगा ये, तितली और कली से लेकर। अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया, तो केवीएस का थोड़ा सा अलग ही रहता है, ठीक है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग ही रहता है, हर बार इनका लगभग बदल जाता है। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा अलग से करते हैं। तितली और कली जो है, कक्षा 8 की हिंदी की किताब से प्रश्न पूछा गया है, यानी एनसीईआरटी कक्षा 8 तक आपको पढ़ना है। अभी तक आप एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ते थे, एसएसटी पढ़ते थे, हिंदी में भी पढ़ना है, रचनाएं पढ़नी है, कौन किसकी है, इसकी कहानी पढ़ना है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मेरी किताबें के आधार पर बताइए कि जब मौसी ने जब वीरू को किताब दी तो घबरा करके पीछे क्यों हट गई? क्योंकि किताब मोटी थी। अब मेरी किताबें जो है, ये भी एनसीईआरटी में वहीं से पूछा गया है, तो इसके नोट्स अगर आप बना लेंगे, याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी किताबें कक्षा 2 हिंदी, कक्षा 2 से ये पूछा गया है। अब इंग्लिश है, हालांकि हमने पहले भी बताया था कि इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, विच गेम इज नरेटर टॉकिंग अबाउट, मतलब यहाँ पर जो पैराग्राफ में किस गेम के बारे में चर्चा की गई है। जब आप पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये गेम के नाम यहाँ पर दिए गए, इसमें से ढूंढिए कहीं पर कोई मिल रहा है। देखिए, इन मिर्जा सज्जाद अली हाउसहोल्ड there was no elders, so the game took place in drawing room, but this is not to say that the other peoples of Mirza's household were happy with these going on, and not only the members of his household but the neighbors and even servants were constantly making malicious comments. The game is ill-omened, it is destroying the family. थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर किस गेम की बात कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर, कहाँ पे थे हम, देखिए चेस की बात कही जा रही। सोच रहे होंगे आप कि चेस आपने तो पहले से पढ़ा होगा, तो आप इस वीडियो को रोकिएगा और पूरा पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 121 की, तो ये देखिए चेस, व्हाट इज चेस इज, यानी चेस की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है, what was the response of Mirza Sajjad Ali's family to his addiction to game? They hated it, they were indifferent to it, they welcomed it, they admired it. यानी मिर्जा सज्जाद और उनकी फैमिली का जो चेस गेम था उसके प्रति क्या एडिक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था? ये हेट करते थे, नफरत करते थे। क्वेश्चन नंबर 122 में आपका उत्तर क्या होगा बताइएगा। अब हेट पूछ रहा है, हेट यानी ऑप्शन में दिया गया है, और मिर्जा अली की फैमिली, देखते हैं पढ़ते हैं। द गेम इज इल ओमेंड, इट इज डिस्ट्रॉइंग द फैमिली, हेवन फॉरबिड दैट एनीबॉडी शुड बिकम एडिक्टेड। एन एडिकेशन टू गेम, यही पूछ रहा था कि एडिकेशन जो था, एडिक्टेड टू इट मतलब लोगों को इसकी लत लगी जा रही थी। Useless to God or man at home or in the world. It is dreadful sickness that what is chess. Even Mirza's wife, the Begum Sahiba, hated it so much. बेगम साहिबा को इससे नफरत हो गई। Hated it so much. दिया गया ना, they hated.
मिर्जा सज्जाद अली की फैमिली यानी उनकी बेगम वो हेट करती थी इस गेम से। हु वॉज बीइंग ब्लेम्ड फॉर मिर्जाज एडिक्शन, कौन ब्लेम कर रहा था? बेगम साहिबा, नेबर्स, सर्वेंट्स या फिर उनके फ्रेंड रोशन अली? उत्तर होगा यहाँ पर 123 के लिए रोशन अली, मिर्जाज फ्रेंड मिस्टर रोशन अली, ये नाम दिया गया इनका। पूरा जब आप पढ़ेंगे इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये ब्लेम कर रहे थे। अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन द एक्सप्रेशन इल ओमेंट? द गेम इज इल ओमेंट। इल ओमेंट का मतलब होता है अपशगुन, है ना। कहते हैं किसी कोई छींक देता है तो लोग कहते हैं अपशगुन हो गया, अपशगुन। 124 में आपका उत्तर हो जाएगा। अपशकुन को हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो लाइकली टू ब्रिंग डिजास्टर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ द नवाब्स एंड अदर रूलर्स फ्रॉम द पैसेज? They were lazy and spineless. They ruled the state in a just manner. They respected the wishes of people. They were admirers of British Raj. क्या इंप्रेशन था नवाबों का? इस पैसेज से आपको क्या लग रहा है? प्रश्न संख्या 125 में आपका सही जवाब क्या होगा? एक 125 में आपका उत्तर हो जाएगा दे वर लेजी एंड स्पाइनलेस। 126वां प्रश्न है, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। शुरुआत करेंगे इसकी। देखिए, नो लॉन्गर से तो शुरुआत होगी नहीं, आपको क्या लगता है? नो लॉन्गर से किसी सेंटेंस की शुरुआत ऐसे नहीं हो सकती, फिर पूरा नहीं बनेगा। यहां पर होगा इट इज वाइडली एग्रीड दैट इंग्लिश इज अ फॉरेन, ये पहले होगा ये होगा, पढ़ करके देखते हैं। इट इज वाइडली एग्रीड दैट इंग्लिश इज नो लॉन्गर अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आंसर मिलेगा, हमने सबसे पहले शुरुआत की इट इज, यानी बी से स्टार्टिंग है और बी से स्टार्टिंग वाला एक ही ऑप्शन, दूसरा सही हो जाएगा। इसको भी उसी तरीके से रीअरेंज करना है, बताइए। शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज ऑलवेज बीन द राइटर्स मोस्ट पॉपुलर प्ले इन इंडिया। डी से स्टार्टिंग है, DCBA, DCBA 127 में थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। Fill in the blanks with correct preposition. Have trust dash God and you will feel happy and content. Have trust for God, with God, in God, by God. 128 इन गॉड, है ना, भगवान में विश्वास। द फिल्म स्टार हैज बीन डाइनिंग डैश 5 स्टार होटल्स ओनली इन 5 स्टार्स एट। जो फिल्म स्टार होते हैं एट होगा यहाँ पर 129 में। प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें, एट 5 स्टार होटल्स, होटल्स ओनली, होटल्स। 130 द ऑफिसर विल बी ऑन टूर फॉर फोर्थ नाइट। 130 अब विल बी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है, ये तो आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। आंसर हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हैव लेफ्ट, यहां पर भी आपको टेंस पहचानना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा यहाँ पर। एरर पहचानना है यहाँ पर, इसमें है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंस एन एरर, सॉरी। यहाँ पर देखिए ऑफ 2 बार दिया गया है।
अ लॉट ऑफ तो सही है लेकिन एंडवर्ड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। द वोकलिस्ट इज एंडोर्ड ऑफ, एंडोर्ड के साथ यहाँ पर ऑफ गलत है। अलॉट ऑफ टैलेंट, अलॉट ऑफ टैलेंट, 2 बार ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, यानी सेकेंड पार्ट में एरर। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हॉस्टिलिटी, क्वेरल, हॉस्पिटैलिटी, जेलसी, रिजेंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 134। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बैर, दुश्मनी, शत्रुता, शत्रुता। नियरेस्ट मीनिंग की अगर हम बात करें, रिजेंटमेंट हो जाएगा, इसका मतलब होता है द्वेष, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी तो अलग ही हो गया, जेलसी मतलब ईर्ष्या हो गया ना, ये नहीं होगा। 135वां है यहाँ पर, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। 135 इलोक्वेंट, इसका मतलब होता है सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला। और अच्छा बोलने वाला जरूरी नहीं कि मूर्ख हो, है ना। तो इसका पर्यायवाची यानी नियरेस्ट मीनिंग वाला जो वर्ड होगा वो होगा आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है मुखर, सेम होता है लगभग, स्पष्ट, स्पष्ट वक्ता, क्लियर बोलने वाला, शुद्ध वक्ता, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, एलिक्वेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, 136। डिस्पेयर, अपोजिट पूछ रहा है, इसका मतलब होता है निराशा, और निराशा का उल्टा क्या हो जाएगा, आशा। आशा का मतलब होता है होप, होप। स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेशनरी जो कहते हैं स्टेशनरी शॉप है जहाँ पर पेंसिल, पेपर, रबड़, पेपर और कॉपी किताबें मिलती हैं, तो वो भी स्टेशनरी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में इसकी स्पेलिंग में अंतर है। ये है STATION, ये ARY है, वो होता है ERY, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये ARY है और ये ERY होता है। इसका मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी, स्थिर। इसका उल्टा क्या होगा, स्थिर का उल्टा। 137 में आपका सही जवाब होगा मूविंग, मूव कर रहा हो जो। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। द शर्माज लिव्ड इन दिल्ली अर्लियर बट नाउ दे आर लिविंग। लिविंग क्या है, रहना क्या है, नाउन नहीं है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब हो जाएगा। 138 में दूसरा विकल्प। 139वां है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द लायन इज चेजिंग द डियर। 139 में आपका उत्तर होगा द डियर इज बीइंग चेज्ड बाय द लायन। पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा ये। यहां पर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहचानना है। हु इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये कौन सा क्लॉज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल। एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ना ऑनेस्ट। अब यहां से मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जितने हमें मैथ के आते होंगे वो करा देंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हमसे ना लगे और बहुत ज़्यादा हमने प्रयास भी नहीं किया है, बट आपको पैटर्न पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर है प्रश्न आपसे जिसमें कह रहा है कि 2, 3, 5, 0 और 9 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाए, हमारे पास डिजिट है 2, 3, 5, 0 और 9, यही है। बड़ी संख्या बनाई तो सबसे पहले हम बड़ा अंक ले लें। बड़ा अंक हमने ले लिया 9। 9 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद है 0। तो ये बड़ी संख्या हमने ले ली। छोटी से छोटी संख्या की बात करें
तो हम 0 से अगर स्टार्ट कर देंगे तो 4 ही अंक बचेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 0 के बाद जो छोटी संख्या है वो है 2। 2 के बाद हम 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से बड़ी संख्या 3, 3 से बड़ी संख्या 5 और 9। पूछ क्या रहा है अंतर, इसको घटा दीजिएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 9 बचेगा, 9 3 12, 4 बचेगा और 8 7 बचेगा। 74,961 आंसर हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, छोटी संख्या ले ली और घटा दिया। सिंपल है, मैथ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे। पहली 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? पहली 10 अभाज्य संख्याएं पहले हम लिख लें। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। और अगर आपको ये बेसिक मैथ पढ़ना है केवीएस के लिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कंप्लीट मैथ की मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से अमित सर के द्वारा मैथ को पढ़ाया गया है और आने वाले समय में जब भी केवीएस का या यूपी सुपर टेट का विज्ञापन आएगा तो आपकी और क्लासेस चलवाई जाएंगी। इकाई का अंक कह रहा है तो इकाई के अंक को निकालने के लिए हम इकाई के अंक से इकाई के अंक की गुणा करें। 9 तिहाई 27, 27 का 7 है ना, 7 इकाई का अंक ले लिया। और 7 नवा 63, 63 का 3 ले लिया इकाई का अंक। फिर 3 सत्ते 21, 21 का 1 ले लिया इकाई का अंक। फिर 1 से हम 3 की गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। फिर 3 सत्ते 21, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 आ जाएगा और 5 तिहाई 15, फिर से 5 आ जाएगा, है ना। और फिर 5 दूना 10, 10 आ गया लास्ट में। इकाई का अंक क्या हो गया है? 0 हो गया। इकाई का अंक इस प्रश्न में 0 हो गया है। तो आप बहुत आराम से हल करिएगा, गुणा करते रहिएगा इकाई के अंक की, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में पहला ऑप्शन, निम्न में से कथन ठीक नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सर्वदा विषम होता है। 3 ले लिया, 7 ले लिया, 21 विषम होता है, ठीक है। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा 1 होता है। कोई संख्या है 4, उसका व्युत्क्रम का गुणनफल 1/4 तो 1 होता है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। सभी भाज्य संख्याएं विषम में गलत है। 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है और ये सम है। 2 सम है और भाज्य भी, तो यहाँ पर पहला सही हो जाए। 3 घंटियां 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। एक साथ प्रातः 8 बजे बजती हैं। इसके पश्चात वह कितने बजे बजेंगी? 3 घंटियां हैं, 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं 8 बजे प्रातः। अब दोबारा वो समय कौन सा आएगा जब फिर से वो एक साथ बजेंगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 144, ऐसा कब होगा जब दोबारा ये एक साथ बजेंगी? 11:20 पे, 11:20 पे जो है एक साथ दोबारा से बजेंगी। भाई अंतराल आप निकाल लीजिए, 20 मिनट का, 25 मिनट का, 40 मिनट का, आपको आंसर मिल जाएगा। 40, 20, 60, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो जो 469 से भाग करने पर 3 शेष रहे। ऐसे क्वेश्चंस में आप फटाक से ज्यादा समय ना लेते हुए आप ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से आसान रहेगा। पहले आप क्या करें, 4, 6, 9 भाग देंगे, 5 बार है, 2, 4, 5। देख लेंगे क्या 3 शेष बच रहा है क्या, अगर है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं है तो इस तरीके से आप पांचों ऑप्शंस को चेक करेंगे। हो सकता है पहले में ही आंसर मिल जाए, हो सकता है दूसरे में आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए एक हम चेक करके देखते हैं। 9, 9, 9, 0, 0 भाग किससे किया है? 4, 6, 9 से। तो जब 4, 6, 9 से भाग करेंगे, डबल अगर आप करेंगे यानी दूना करेंगे, 4, 6, 9 गुणे 2 करेंगे
तो ये 938 हो जाएगा, है ना, 938 हो जाएगा। और 999 से जब आप 938 को घटाएंगे इस तरीके से, 9 में से 8 गया 1, तो ये 61 बचेगा, 0 ले लिया हमने। फिर यहाँ पर 4 6 9 है, अगर हम 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही ये जाएगा। 4 6 9 यहाँ पर हम लिख लेंगे, और 610 से 4 6 9 यानी 469 घटाएंगे, 141 बचेगा। फिर से ये 0 हम उतार लेंगे, और इस बार ये कितनी बार जाएगा, 4 6 9 को अगर हम 3 बार करते हैं तो ये 1389 जाएगा। और अगर 4 बार करते हैं, 3 बार करके देखते हैं, 4 6 9, ये आपका हो जाएगा 3 9 27, 2 तिछाक 18 2 20, 3 चक्कू 12 2 14 14। देखिए कितना बच रहा है, 3 आपका शेष बच रहा है। और यही क्वेश्चन कह रहा था कि शेष 3 बचे, तो संख्या आपकी ये हो जाएगी। एक 4 अंकों वाली संख्या में इसके विपरीत क्रम में लिखकर प्राप्त संख्या को घटा दिया जाए। नई प्राप्त संख्या जिस संख्या से भाज्य होगी वह है। प्रश्न संख्या 146। देखिए ये 4 अंकों की संख्या है, उसका विपरीत क्रम में लिखेंगे और संख्या को घटा देंगे। ये क्वेश्चन आप हल करिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। 146 में आपका उत्तर हो जाएगा 9, चौथा विकल्प। 147वां देखिए, पैटर्न दिया गया है, अगले 2 पद जो हैं वो करने हैं। 2 है यहाँ पर, 5 है, फिर 10 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, 37 हो गया। देखिएगा यहाँ पर, हल करिए इस पैटर्न को। देखिए यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, ध्यान से आपको समझना होगा कि क्या पैटर्न लग रहा है। 2 से सीधे क्या हुआ, 5 हो गया, ठीक है, और फिर 10 हो गया, यानी यहाँ पर 3 जोड़ा गया है तब तो 5 हुआ। यहाँ पर 5 जोड़ा गया, 10 हो गया। यहाँ पर 7 जोड़ा गया, 7 के बाद यहाँ पर 9 जोड़ा गया, यहाँ पर 11 जोड़ा गया, और यहाँ पर 13 जोड़ दीजिए। 37 में 13 जोड़ेंगे 50 और 63, तो ये आपका हो जाएगा। नहीं गलत हो गया, 13 के बाद 15 जोड़ा जाएगा, है ना, 13 के बाद 15 जोड़ा जाएगा, तो 50 और 65 होगा। यहाँ पर 50 और 65 होगा, पहला ऑप्शन। 148वां प्रश्न है, 2 मीटर कोर के घन में दूध की मात्रा लीटर में जो स्टोर की जाती है वह है। 2 मीटर है और उसका घन है, तो 2 का घन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8, है ना। 2 मीटर कोर है और दूध की मात्रा लीटर में है, तो ये 8 है और 8000 लीटर हो जाएगा। ये 2 मीटर कोर है, 2 का हमने घन निकाल लिया, 2 का घन हो गया 8, तो 8000 लीटर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। 148 में 8000 आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ना है, मैं आपको पेयर बना लेने हैं, ठीक है। जैसे क्या है, 1 - 2 + 3 है, तो आप क्या करिए, पेयर बना लीजिए। जैसे हमने ले लिया 1 - 2, ठीक, फिर प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6, कुछ नहीं, बस ब्रैकेट है, और कुछ हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम ले लेंगे, पेयर जब बन जाएंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे 111 तक। और आप इसमें नोटिस करेंगे एक चीज, और देखिए हमें पेयर पेयर लेने हैं, तो हमें 110 तक लेना होगा। 110 और 111 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 110 तक जब हम करेंगे
तो ये कितने पेयर हो जाएंगे? 1 से 110 तक ये पेयर कितने बनेंगे? 55 दूना 110 यानी 55 हो जाएगा, है ना? 55 हो जाएगा। 55 पेयर होंगे। और यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो 1 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? -1। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की वैल्यू आएगी जो 55 आएगा, माइनस का 55 आएगा। और यहाँ पर हमने 110 तक लिया था तो 111 दिया गया है, यानी 111 जो है ये प्लस का है और माइनस का जो है ये 55 है। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 56। ठीक, हमने पेयर बना लिया, 110 तक 55 पेयर हुए, प्रत्येक पेयर की वैल्यू है -1 तो ये -55 हो गया। एक यहाँ पर 111 बच रहा था तो 111 हमने इसमें ऐड कर दिया, आंसर हो गया 56। 149वें प्रश्न में आपका आंसर हो गया तीसरा विकल्प। एक बोतल में 8.25 लीटर दवाई है, कितनी है? 8.25। 75 ml वाली बोतलों में भरा जाना है, तो 8 ml में इसको आप चेंज कर लीजिए, 8.25 को ml में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 825, है ना? ऐसे कर लीजिए। $8250 हो जाएगा, 8250। और कितनी? 75 ml वाली में भरना है, यही तो कह रहा है, 75 ml वाली बोतलों में भरना है। भाग कर दीजिए, 8250 भाग 75, कितना हो जाएगा? 110 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 में आपका उत्तर हो जाएगा 110। आंसर क्या होगा? 110। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक घन आकार के कमरे की विमाएं 10% बढ़ा दी जाती है फर्श के क्षेत्रफल। बहुत आसान प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा। जैसे भुजा है ए और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर, है ना? अब यहाँ पर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 इंटू, ये हल करेंगे तो आपको 21% मिल जाएगा। इसमें शायद बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, 25 किलोग्राम है और 0.5 ग्राम है। 25 किलोग्राम है ये, यानी 25,000 ग्राम हो गया और 5 ग्राम है। कैसे लिखेंगे? अगर आप 25.5 लिख रहे हैं तो ये 25.5 हो गया, 25 किलो 500 ग्राम हो गया, ये नहीं होगा यहाँ पर। 255 तो लिख नहीं देंगे, है ना? तो यहाँ पर 5 ग्राम को आपको प्रेजेंट करना है तो इस 0.005 हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 1000 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा। सॉरी, 1000 से 25 किलोग्राम है, यानी 2500 ग्राम हुआ ना। 30,000 हमने लिख दिया था, ये 2500 हो गया। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है ना, 25 किलोग्राम। कंफ्यूजन हो रही है, छोटी सी चीज में कंफ्यूजन हो रही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? पहले ही हमने सही बोला था, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से ही आपको भाग करना होगा, 25.005 ये आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आयताकार हल की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, क्षेत्रफल 338 है, परिमाप कितना होगा? क्वेश्चन नंबर जो भी हो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 338, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, यानी मान लिया हमने लंबाई जो है और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई हमने x मान लिया और चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई, तो 2x है, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 338, x स्क्वायर इक्वल टू 169, x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2
लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 2x यानी 26, 2 गुणे 13, x की वैल्यू आ गई और ये 13, तो 26 13 हो जाएगा 39, गुणे में 2 है, हो जाएगा आपका 78। 78 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अपने विद्यालय से जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जाता हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वापस आता हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। औसत गति, देखिए जब दूरी समान हो, दूरी 5 किलोमीटर है आने जाने की, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है S1 इंटू S2, स्पीड 1 स्पीड 2, और ये 2 से गुणा किया जाता है और नीचे S1 प्लस S2 होता है, तो ये 2 इंटू S1 कितना है 15 और 10 यानी 150, यही हुआ 15 और 10, 15 दहम 150 और नीचे 15 प्लस 10 यानी 25, तो 2 इंटू 150 यानी 300 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 25, हल करेंगे आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कोण से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यून कोण जो होता है ये 90 से कम होता है, न्यून कोण 90 से कम, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अधिक कोण जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, समकोण 90, प्रतिवर्ती कोण जो है 180 से ज्यादा 360 से कम। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। 155 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, एक के साथ थर्ड गया था। एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़के हैं, शेष भाग लड़कियों का है, लड़कियों की संख्या 450 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, x से ही सारे सवाल लगते हैं। x है विद्यार्थियों की संख्या और इसका 4/7 भाग क्या है, लड़के हैं। शेष भाग जो है वो लड़कियां हैं, शेष भाग लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं 450, तो कुल में से अगर हम 450 घटा देंगे तो निकल आएगा शेष। अब इसको हल कर लीजिए, ये 4x हो गया बटे 7 और ये x माइनस 450, 7 इधर चला गया, ये 4x आ गया। ठीक है, 4x बराबर 7x माइनस 3150, 7 से गुणा करेंगे 3150 आ जाएगा, ये इधर आएगा 3x बराबर 3150, x की वैल्यू आ जाएगी 1050 भाग करने में। एक फूल वाले ने 15-15 फूलों के 12 गुच्छे 540 में खरीदा। 15 फूल थे और 12 गुच्छे खरीदे, कुल फूल कितने हो गए 180। कितने रुपए में खरीदा, 540 रुपए में खरीदा। ठीक है, यानी एक फूल इसको कितने का पड़ा, 3 रुपए का, बेचा कितने में 5 रुपए में, 2 रुपए प्रति फूल फायदा हुआ, थे कितने 180 थे, तो 2 रुपए के हिसाब से 360 रुपए, 18 दूना 36 प्रॉफिट हो गया। या फिर ऐसे समझिए, खरीदा उसने 540 में, 3 रुपए के हिसाब से 540 में खरीदा, बेचेगा कितने में 5 रुपए के हिसाब से, कितने में 900 रुपए में। 900 कहाँ से आएगा, 180 फूल थे 5 रुपए में बेचेगा, तो 18 पंचे 90, 900 आ जाएगा। हटा लीजिएगा 900 में से 540, ये 360 ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, देखिए विमाएं अलग अलग दी गई है, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इसको पहले चेंज करिए। 8 मीटर है, ये 800 मीटर हो गया, ये 600 मीटर हो जाएगा जब आप चेंज करेंगे, और ये सेंटीमीटर 22.5 दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दीवार का आयतन निकाल लेंगे। दीवार का आयतन कैसे निकलेगा, दीवार का आयतन, ओ सॉरी मीटर, तो मीटर में तो दिया ही है, सेंटीमीटर में हमने चेंज किया है। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 800 गुणे 600 गुणे 22.5, इसको जब आप निकालेंगे तो 8 छंग 48, 4 जीरो गुणे 22.5, इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 10
800, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आएगी। ये क्या निकला है? दीवार का आयतन। अब ईंटें कितने लगेंगे इसके लिए? एक ईंट का आयतन निकालेंगे, एक ईंट का आयतन। क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25, ये सब सेंटीमीटर में है, तो 25 गुणे 6 गुणे 11.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी, करिए, 25 छक्का 150, 150 गुणे 11.25, गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1687। ठीक है, इसको भाग दे देंगे 1687.5 से, और ईंटों की संख्या निकल आएगी लगभग 64, लगभग क्या एक्यूरेट आएगी 6400। इसको हल करिएगा, प्रोसेस हमने बता दिया है। पूछ रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, काउंट करिएगा। ऐसे एक ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे, ऐसे पूरा है, ऐसे सब काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 16। पहाड़ी के ऊपर जाने में 2 घंटे 35 मिनट लग रहे हैं, आने में 1 घंटा 25 मिनट लग रहा है, 15 मिनट का आराम किया जा रहा है। टोटल कितना समय लग रहा है? 2, 3, 4 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे ये हो गए, 35 और 25 60 हो गया, यानी 4 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट का समय लग रहा है। 2 बजे इनको वापस भी आना है, 2 बजने में से 4 घंटे 15 मिनट घटा देंगे, आपको समय यहाँ पर मिल जाएगा 9:45। देखिए 9:45 पर अगर आप निकलेंगे और इसमें 4 घंटे 15 मिनट ऐड कर दीजिएगा, तो ये 2 बज जाएगा। क्वेश्चन की जांच हो गई, 2 बजे वापस आप आ जाएंगे, 9:45 आंसर हो जाएगा। कथन दिए गए हैं, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ईवीएस। 20 क्वेश्चन है, 161 से ईवीएस स्टार्ट हो रहा है। उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगाते कोयले की आग हो। कोयले का अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। दोनों ही कथन सही है, बिल्कुल सही है, तो ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करते हैं। कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 को 2 से मिलाना है। पॉलीथीन है, मेलामाइन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है। 162। थर्मोप्लास्टिक से संबंधित है ये। मेलामाइन जो है ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। पॉलिएस्टर की अगर हम बात करें, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेटेट है, और नायलॉन चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण इससे किया जाता है। मिला लीजिएगा, इसका जो भी हो, दूसरा हो जाएगा। पहले से हमने 2 को मिलाया, फिर फर्स्ट को मिलाया, तो दूसरा हो जाएगा। दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्यों? 163। क्योंकि इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। किण्वन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पण की दर का अधिक होना। बताइए। दोनों ही सही हैं, दोनों गलत हैं। 165। दोनों ही सही हैं, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मियों में पानी फसलों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पण की दर अधिक हो जाती है, ज़्यादा जो है जल ऑब्जर्व करते हैं। फल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, उसको क्या कहा जाता है? ईवीएस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 166, पॉल कहा जाता है। 166 में आपका चौथा सही हो जाएगा।
167 है, सिराओं के संबंध में सही कथन। साइंस से है, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं। यह रक्त को हृदय से शरीर के सब भागों में ले जाती हैं। इनकी भित्तियां मोटी होती हैं, इनमें वाल्व होते हैं। सही कथन पूछ रहा है, इनमें वाल्व होते हैं, ये कथन सही है, बाकी कथन गलत है। शीर्ष मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मृदा, टॉप सॉल्ट। सही जवाब होगा, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए। कथन है कि ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए उपयुक्त हैं। कौन? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में दिया गया है, क्योंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। पहला तो कथन सही है, अनेक किस्मों के जंतुओं के विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा गलत है, कह रहा है सभी जंतुओं के लिए भोजन आश्रय, सभी जंतुओं के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। जीव के कार्य दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 170 है। लार निकालना, शर्करा को मांड में बदलना, स्वाद पता करना। स्वाद पता करना जो है जीव का कार्य होता है, तो 170 में आपका उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वेन आलेख मनुष्य के लक्षण और क्षमताओं को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करता है? मनुष्य के लक्षण और क्षमताओं, यहाँ से आपका अगला टॉपिक है क्या, एक बार देख लेते हैं। टॉपिक नहीं, उसी में दिया गया है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी एक जैसा ही है। मनुष्य के लक्षण, ठीक है, यहाँ पर सब अलग अलग दिया है, तो ये तो होगा नहीं। बीमारी या वृद्धावस्था ये परिवार में मनुष्य में ही आएगी, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में लड़ाई है। ठीक है, परिवार, वातावरण, ये सब आपस में को रिलेटेड होते हैं, तो यही सही होगा, ये सब एक दूसरे के अंदर नहीं होंगे। आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर को कैसे पहचानेंगे? ये क्लास कितनी बड़ी हुई है, जबकि इसका पार्ट 1 गलती से अलग हो गया था। 40 मिनट का लगभग वीडियो वो है, और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप देख रहे हैं अंत तक, ये 1 घंटे 42 मिनट का हो चुका है लगभग, ये भी 2 घंटे तक पहुंचेगा। 2 घंटा का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कुछ सीख करके जा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। 172 में आपका उत्तर हो जाएगा। उनकी गति के द्वारा आप पहचान लेते हैं सितारों, कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर को, स्पीड से पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 173वां है। सपोज यू आर प्लानिंग आ माउंटेनियरिंग ट्रिप। एक मिनट, हाँ अभी देखिएगा। कल्पना करिए कि आप पर्वतारोहण पर यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, और आपको यात्रा में जमीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त कपड़ा का चुनाव करना है, तो कौन सा ले जाएंगे? ऊनी सीट, कपास की सीट नहीं, 2 तह वाली प्लास्टिक की सीट वहां पर ले जाइएगा पर्वतारोहण के। माघ बिहू जो है 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, कहाँ से संबंधित है ये? बिहू जो है ये असम से संबंधित है। बूझो उत्तर प्रदेश में इत्र का व्यापारी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बूझो? तो कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कथन है पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। जब बच्चे ये समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने जमाने के बारे में पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बात करने के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों ही बातें सही लग रही हैं। 176 में पहला और दूसरा दोनों सही।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती, मेरी बहन क्या है? सुन नहीं सकती है लेकिन बजा सकती है। क्या कहेंगे इसको? कमतर तो नहीं कहेंगे। आयोग का यहाँ पर आंसर है अनूठी, स्पेशल, स्पेशल कहेंगे। कहीं ओस है बर्फ कहीं डैश ही क्या भाप नहीं सब रूपों में है ऐसा कहती है ऐसा नानी है। ओस और बर्फ क्या ये सूरज की रोशनी से बनते हैं, हवा से बनते हैं, पवन से नहीं, पानी से बनते हैं। पानी का ही एक रूप ओस है, बर्फ है और सब रूपों में पानी है, तो यहाँ पर पानी हो जाएगा। कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ है नदी, जंगल, गीत, देवता। जंगल। आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नांकित यंत्र के द्वारा अलग करता है। एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न है, पढ़ा होगा आपने। ईवीएस एनसीईआरटी भी गलत लिख गया ये। चलिए, तो किसके माध्यम से करता है? थ्रेसर के माध्यम से करता है। आपके 180 क्वेश्चन पूरे हुए, देख लीजिए 180 क्वेश्चन हुए। अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, जाकर के आप क्लिक करके देख लीजिए। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 28 फरवरी का पेपर था और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पेपर हल कराएंगे। मिलते हैं। और नोट्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो अपडेटेड नोट्स हो जाएंगे, तब ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।